हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू, एक नई यूनिट, एक नए चैप्टर की चर्चा करने जा रहे हैं आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मेरे हिसाब से यूनिट नंबर 3 है, क्योंकि मैं बुक के सीक्वेंस से नहीं पढ़ा रहा, ना ही मैं बुक का सीक्वेंस लिख रहा। पहली यूनिट में नेशनल इनकम करा चुका हूँ, दूसरी यूनिट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट करा चुका हूँ। ठीक है जी। अब मैं थर्ड यूनिट पर हूँ बेटा, यूनिट नंबर थर्ड। इसमें एक ही चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर 1, गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट बाबू एक ही चैप्टर है, 3 से 4 दिन का चैप्टर है। 3 से 4 दिन के बाद आप तीसरी यूनिट से बाहर आ चुके होंगे, यानी कि मई मंथ में। ठीक है जी। जून मंथ पूरा नहीं होगा, पूरी मैक्रो खत्म है। बहुत दिनों से बोल रहा हूँ बाद में। ठीक है जी, प्रूव भी हो जाएगा, धीरे धीरे हो भी रहा है प्रूव। ठीक है जी प्यारे बच्चों। अब वो गवर्नमेंट बजट के बारे में मैं कुछ लिख रहा हूँ, आप सब मेरे साथ साथ नोट डाउन करेंगे, फिर हम समझने पे ध्यान देंगे। ठीक है जी, लिखना फटाफट से। लो प्यारे बच्चों, नोट डाउन करो फटाफट से। फटाफट से लिख दो। तो बेटा, समझते हैं इस चीज को, ढंग से समझने की कोशिश करना सब। बेटा, चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट। अब बाबू, ये किस गवर्नमेंट की बात चल रही है? सबसे पहली बात तो ये, मेरा एनालिसिस बेटा 15 मिनट का है, दे 2 लाइन पर। ठीक है ना, जल्दी मत बचाना, आराम से समझने की कोशिश करना। पूरी जिंदगी यहाँ टिका रहेगा, मेरी बात सुन लोगे तो। बाबू देखो, मेरे देश में ना हर गवर्नमेंट बजट बनाती है। चाहे बेटा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई गवर्नमेंट है, वो भी बजट बना रही है। बाबू स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है, वो भी बजट बना रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा वो भी बजट बना रही है। तो जब मैं ये चैप्टर पढ़ता हूँ ना गवर्नमेंट बजट, मेरा मतलब किस गवर्नमेंट से होता है? बेटा मेरा मतलब सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से है। ठीक है ना, मेरा मतलब किसी स्टेट गवर्नमेंट से नहीं है, मेरा मतलब कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटी से नहीं है। ठीक है ना, मेरा मतलब सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट से है। और सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को बेटा हम प्यार से बोलते हैं यूनियन बजट। ठीक है ना जी। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ही रिलेट करूंगा और उसके बजट को बोलते हैं यूनियन बजट। 1 मार्क क्वेश्चन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को क्या बोलते हैं, ज्यादातर रहेगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? बाबू आपको पता है बेटा ये बजट कब आता है? किसी को पता बजट कब आता है? फरवरी में आता है। कौन सी डेट को? 2 फरवरी को, फर्स्ट डे ऑफ फरवरी। बाबू आप देखोगे इंडिया में हमेशा बजट प्रेजेंट होता है 1 फरवरी को। 2014 से पहले, जब तक मोदी गवर्नमेंट नहीं आई थी, तब तक बेटा ये रूल था लास्ट डे ऑफ फरवरी, इधर 28 और 29। पर बाबू जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने रूल चेंज कर दिया कि फर्स्ट डे ऑफ फरवरी को ही बजट आया करेगा। आपको पता है बजट किसकी परमिशन लेकर प्रेजेंट किया जाता है? ठीक है, 2 लाइनें तो जाननी है तुम्हें, वो तो मैं कभी पढ़ा दूंगा। जो काम की बातें जाननी होती है वो तो तुम्हें पता होती नहीं है कभी। बाबू, इंडिया में बजट प्रेजेंट करने से पहले प्रेसिडेंट से पूछा जाता है। प्रेसिडेंट की परमिशन लेकर ही बजट हमेशा प्रेजेंट होगा। समझ में आती है? ऑल्सो बाबू, सॉरी, ऑल्दो मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। प्रेसिडेंट साहब कभी ना थोड़ी करेंगे, वो कहेंगे हाँ जी ठीक है कर दो प्रेसिडेंट। पर हाँ, चाहे फॉर्मेलिटी है, पर बाबू प्रेसिडेंट की अप्रूवल चाहिए ही चाहिए आपको। कौन प्रेजेंट करता है बेटा बजट?
प्रेजेंट कौन करता है बजट? क्या बात कर रहे हो, डरा रहे हो तुम तो। कौन पार्लियामेंट में बजट कौन बोलता है? बोलना कौन? बाबू कौन प्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है जी, फिलहाल तो निर्मला ताई है, ठीक है जी, वही प्रेजेंट कर रही हैं 4-5 साल से। तो ठीक है ना, हमेशा ध्यान रख लेना, बजट परमिशन प्रेजेंट की चाहिए, बट बजट इज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है जी, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करते हैं। वैसे तुम हैरान बहुत करते हो मुझे, इतना तो 10th क्लास में इंटरेस्ट होता था, बजट के दिन टीवी पे बैठ जाते थे, पता भी नहीं है बजट क्या होता है, तब भी बैठ जाते थे। और आज तो काम ही ऐसा सीए हैं भैया, ठीक है ना, हमें पता है बजट खत्म भी नहीं होगा, 5 मिनट बाद 20 क्लाइंट के फ़ोन आने शुरू हो जाएंगे, सर क्या था बजट में हमारे लिए, सर हमारे लिए भी बता दो। तो आज तो वैसे ही मजबूरी है बैठना टीवी के सामने। पर तुम तो यार वाकई में बहुत आराम कर रहे हो। चलो खैर छोड़ो भैया, क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है तो। बाबू अच्छा, किसी को ये भ्रम तो नहीं है कि बजट बनाता भी फाइनेंस मिनिस्टर है अकेले? कोई ऐसा भ्रम किसी का हो, मैं थोड़ा सा दूर कर दूँ? बाबू 1 फरवरी को बजट आना है, बजट प्रिपरेशन दिसंबर में ही स्टार्ट हो जाती है। उस दिन दिसंबर के और पूरा जनवरी, इतना टाइम लगता है बजट बनाने में। हर सेक्टर के बारे में कुछ ना कुछ सोचना होता है, ठीक है ना, किसको सब्सिडी देनी है, किससे सब्सिडी छीननी है, किस पे टैक्स बढ़ाने हैं, किस पे कम करने हैं, बहुत कुछ मुद्दे हैं सोचने वाले। तो बजट बनाने में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर एंगेज्ड होते हैं, और बहुत सारे लोग बेटा जो इस फील्ड के मास्टर होते हैं, ठीक है ना, जो फाइनेंस के मास्टर हैं, बहुत लोग एंगेज होते हैं। और आपको ये बता देता हूँ, जिस दिन से बजट प्रिपरेशन स्टार्ट होती है उस दिन से उन सबके फ़ोन स्विच ऑफ करा दिए जाते हैं, एक ऐसे होटल के कमरे में डाल दिया जाता है जिसके बारे में उनकी फैमिली को भी दूर दूर तक नहीं पता होता। बजट के बाद ही निकलेंगे, किसी भी तरीके से आपको कोई भी लिंक, कोई भी रिलेशन बाहर के पर्सन से मेंटेन करने नहीं दिया जाता, क्योंकि बेटा कहीं ना कहीं आपके पास वो चीज़ें आने वाली हैं जो चीज़ें अभी लोगों के लिए सीक्रेट है। कहीं ना कहीं बेटा आप प्लानिंग कर पाओगे। मान लो अगर आपको दिसंबर में पता कर लगने लगे कि सरकार अब क्या करने जा रही है, किसी चीज़ के ऊपर ना टैक्स डबल करने जा रही है, अब क्या करोगे? पता लग गया, अभी दोस्त को, यार को, घर वालों को फ़ोन करोगे, क्या कहोगे? उठा लें अनलिमिटेड, बाद में तो टैक्स डबल हो जाएगा, जब हो जाएगा तो बेच देंगे, यही करोगे ना। तो बजट से बहुत सारी प्लानिंग की जा सकती है, बहुत सारी, कई चीज़ों में करोड़ों रुपए कमाया जा सकता है। तो वो ऐसा किसी को मौका ही ना मिले तो बाबू आप सबके सारे कॉन्टैक्ट तोड़ दिए जाते हैं, आपकी फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ। बस ये समझ लो बेटा, एक कमरे का रूम मिला हुआ है आपको, उसी 4 दीवारी में रहना है बेटा 20-50 दिन, जितने भी बजट प्रिपरेशन में टाइम लगेगा, बाहर नहीं आ पाओगे। समझ में आ रहा है? बजट बनाना कोई मजाक बात नहीं है। क्या सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर बनाता है? ये तो बेवकूफ़ी है अगर किसी की सोच ऐसी है तो। फाइनेंस मिनिस्टर सिर्फ बजट को प्रेजेंट करता है, मोटे मोटे मुद्दे बता देता है कि मुझे इस बजट में ये चाहिए, ठीक है ना। पढ़े लिखे लोग जो बाबू इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं वही बजट प्रिपरेशन में कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी तक मैंने जितनी भी बात बोली सब समझ में आ रही है? पक्का से आगे बढ़ाएं बात को। अब आ जाओ, मेरा एनालिसिस यहाँ से शुरू करता हूँ। बाबू सबसे पहला एनालिसिस का पॉइंट है, इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट। मतलब बाबू कहते हैं बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है। एनुअल स्टेटमेंट है मतलब साल में कितनी बार आएगा बेटा? एक बार। कब आएगा? मैंने बता दिया कब आएगा, 1 फरवरी को। शोइंग एन आइटम वाइज एस्टीमेट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। बाबू ये क्या मतलब है? शोइंग एन आइटम वाइज एस्टीमेट। अभी आइटम वाइज का मतलब बताता हूँ, पहले एस्टीमेट का मतलब बता दो। और वो बजट क्या एक्चुअल फिगर नहीं है? नहीं बेटा, बजट्स आर मेयर एस्टीमेट्स। एस्टीमेट्स कैसे? क्योंकि बेटा ये आने वाले फिस्कल ईयर की बातें करता है। आने वाला साल किसने देख लिया? अगर मैं कहूँ कोई बजट 1 फरवरी 2024 को आया, जो कि आया इस साल, तो बाबू ये बजट किस साल के लिए आया होगा? ये बजट आया होगा 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 25 के लिए, इस फिस्कल ईयर के लिए आया होगा, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए आया होगा बजट। अब बाबू 1 फरवरी 2024 को आप ये बता सकते हो 1 अप्रैल 24 से लेकर 31 मार्च 25 तक सरकार क्या कमा लेगी, क्या खर्चा कर लेगी? अंदाजा ही तो दे सकते हो।
क्या एक्चुअल फिगर दे सकते हो? बताना कोई दुनिया में ऐसा इंसान पढ़ा लिखा जो कहते मैं एक्चुअल फिगर बताता हूँ अगले होने वाले 1 साल की, बता देगा कोई? तो समझ में आ रहा है बजट में जितने भी फिगर्स होते हैं सब एस्टिमेट्स हैं, सब अंदाजे हैं। ठीक है जी। और वो अंदाजे कैसे हैं? कहता है बजट क्या बताता है, ये एक एनुअल स्टेटमेंट है शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। सर आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीट एंड एक्सपेंडिचर, वो बिल्कुल आपने कभी बजट नहीं पढ़ा होगा पर मैं इस बार पढ़वा जरूर दूंगा आपको। ठीक है ना, बजट में क्या लिखा होता है? यही लिखा होता है बेटा, अगले आने वाले साल में सरकार आइटम वाइज लिखा होता है क्या क्या कमाएगी, क्या क्या खर्चा करेगी। डायरेक्ट टैक्स से क्या कमा लेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी से क्या कमा लेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम ड्यूटी से क्या कमा लेंगे, फोर फीचर से क्या कमा लेंगे, फीस से क्या कमा लेंगे, फाइन से क्या कमा लेंगे, पेनल्टीज से क्या कमा लेंगे। एक एक अक्षर खोला हुआ होता है कि किस किस आइटम से क्या क्या कमा लेगी सरकार और किस किस आइटम पे कहाँ कहाँ खर्चने वाली है। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को कितनी सैलरी चली जाएगी, पेंशनर्स को कितनी पेंशन चली जाएगी, क्लीन गंगा मिशन में कितना खर्चा कर देंगे, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में कितना खर्चा कर देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने में क्या खर्चा कर देंगे, लोगों को एलपीजी पे सब्सिडी कितनी खर्च कर देंगे, पेट्रोलियम पे सब्सिडी कितनी खर्च कर देंगे। एक एक आइटम लिखी होती है भैया। तो बजट बाबू एक एनुअल स्टेटमेंट है, बात समझ में आती है, साल में एक बार आता है। दूसरी बात ये समझ में आती है आइटम वाइज लिखी होती है सब आइटम, आइटम वाइज सारे रिसीट्स लिखे होते हैं, सारे एक्सपेंडिचर लिखे होते हैं। मैंने भी बताने की कोशिश करी क्या है आइटम वाइज। सर ये भी समझ में आता है क्या ये सिर्फ एस्टिमेट्स हैं? समझ में आता है ना, एक्चुअल फिगर तो नहीं हो सकती। जब बजट आने वाले अगले साल पे एप्लीकेबल होगा, आने वाले अगले साल में हम क्या कमाएंगे, क्या खर्चा करेंगे, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो सर ये अंदाजे ही तो हो सकते हैं, एक्चुअल फिगर कैसे हो सकती है? फ्यूचर किसने देख लिया जो एक्चुअल फिगर बता देगा? और ये समझ में आता है कि बजट सिर्फ एक फिजिकल ईयर के लिए होता है, दैट सिंपली मींस अ फाइनेंशियल ईयर। बताओ जी मेरा एनालिसिस क्लियर हुआ? है सिर्फ 2 लाइन, लोग कहते हैं रटना होता है, बस पता लग गया मुझे कितना रटना होता है, विश्वास उठ गया मेरा रटने से। ठीक है जी बाबू, जिसने जो नहीं लिखा लिख लो, जो अपनी तरफ से नोट डाउन कराना था मैंने लिख दिया सब कुछ, लिखना। बाबू अब मैं बात करने जा रहा हूँ नेक्स्ट टॉपिक की, टॉपिक का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट के क्या क्या कंपोनेंट है बेटा? अगर आपने मेरी डेफिनेशन ढंग से देखी है तो आपको समझ में आ गया होगा कि गवर्नमेंट बजट के 2 ही कंपोनेंट हैं। वन इज बजटरी रिसीट्स, वन इज बजटरी रिसीट्स और एंड सेकेंड वन इज बजट एक्सपेंडिचर। बजट में बेटा 2 ही तो बातें लिखी होती हैं, एक तो बेटा सरकार कहाँ कहाँ से कमाएगी और एक सरकार कहाँ कहाँ खर्चा करेगी। 2 ही कंपोनेंट है बेटा गवर्नमेंट बजट के। ठीक है जी, यही लिखा होता है बेटा सरकार के पास कहाँ कहाँ से रिसीट्स आने वाली हैं और सरकार कहाँ कहाँ उन रिसीट को एक्सपेंड करने वाली है, कहाँ कहाँ खर्चा करने वाली है। ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों बहुत काम की बात आगे शुरू होती है। आज मेरा मुद्दा बेटा ये है ही नहीं, मैं से टच भी नहीं कर पाऊंगा। ठीक है जी, शुरुआत इससे करेंगे, देखते हैं कितना कर पाते हैं। सर बजटरी रिसीट्स के 2 कंपोनेंट हैं, वन इज रेवेन्यू रिसीट्स एंड अदर वन इज कैपिटल रिसीट्स। कोई रिसिप्ट ना बोले बेटा, ठीक है, ये वर्ड रिसीट होता है, ठीक है जी, रिसीट ही बोलेंगे, रिसिप्ट कोई चीज नहीं होती। ठीक है बाबू, वन इज रेवेन्यू रिसीट्स एंड अदर वन इज कैपिटल रिसीट्स। रिसीट्स 2 तरीके की हैं बेटा, क्या फर्क होता है रेवेन्यू रिसीट्स में और क्या फर्क होता है कैपिटल रिसीट्स में? लो खैर मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वैसे मैं बता देता हूँ, मैं इस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश तो आज से ही शुरू कर दूंगा, पर कल जाकर ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा क्या मतलब है रेवेन्यू रिसीट्स का, क्या कैपिटल का, क्योंकि आज मुझे नहीं लगता कि मैं ये भी पूरा कर पाऊंगा। ठीक है, इसमें अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं। ठीक है, तो वो मैं लिख देता हूँ रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती हैं और फिर मैं लिख देता हूँ कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं। आप एक काम करो, मेरे साथ साथ इतना नोट डाउन कर लो, फिर आगे की बात मैं समझाने पे जोर दूंगा।
तो बेटा फटाफट से नोट डाउन करो। बाबू इधर देखना मेरी तरफ, सब अब आराम से समझने पे ध्यान देंगे। अब आज का काम सब गवर्नमेंट बजट के ना दो कंपोनेंट हैं जो कि डेफिनेशन में भी दिखाई दे रहे थे बेटा, बजटरी एक्सपेंडिचर, बजट से होने वाली रिसीट्स, एक बजट से होने वाले खर्चे। तो वो रिसीट्स को ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स। अकाउंट्स के बच्चे हो, मुझे शायद ज़्यादा समझाना भी ना पड़े, पर बाबू मैं आज भी कोशिश करूंगा, कल भी कोशिश करूंगा, कल तक आपको 100% क्लैरिटी आ चुकी होगी। बाबू ऐसी रिसीट्स जो मेरी ना तो लाइबिलिटी क्रिएट करती ना ही मेरी एसेट्स रिड्यूस करती, ऐसी रिसीट्स को मैं बोलता हूँ रेवेन्यू रिसीट्स। तो कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? सब सेम लाइन पर डेफिनेशन है, या तो बेटा लाइबिलिटी क्रिएट कर देती है कि वापसी करने पड़ेंगे इसके पैसे, या बेटा एसेट्स को रिड्यूस कर देती है। ऐसी रिसीट्स को बेटा हम प्यार से बोलते हैं कैपिटल रिसीट्स, which neither create liability nor causes reduction in any assets। ऐसी रिसीट्स होती हैं रेवेन्यू रिसीट्स। मैं भी एग्जांपल दूंगा, बहुत क्लैरिटी आएगी जब एग्जांपल सुनते जाओगे। तो कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? which either create liability or causes reduction in any assets। या तो लाइबिलिटी क्रिएट या एसेट्स रिड्यूस, ना तो लाइबिलिटी क्रिएट ना ही एसेट्स रिड्यूस। ठीक है, करते हैं एग्जांपल से डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। बाबू रेवेन्यू रिसीट्स के ना फर्दर दो पार्ट हैं। अब आप कुछ नहीं लिख रहे हो, जब मैं आखिरी में बोलूंगा तब लिखना। बाबू रेवेन्यू रिसीट्स के ना फर्दर दो पार्ट हैं, वन इज टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, एंड अदर वन इज नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। बाबू टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स, बेटा टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स फिर फर्दर दो तरीके के हैं, वन इज डायरेक्ट टैक्सेस एंड अदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। बचा हुआ सारा टाइम मुझे इन दोनों पर लगाना है, सारा टाइम आज का, ठीक है जी, और इससे आगे मैं बढ़ नहीं पाऊंगा। तो वो वैसे मैं बता देता हूँ, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स 9 है, इसका मुद्दा कल आएगा, ठीक है जी। फिलहाल मैं चर्चा किस पे करूंगा बेटा? डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे चर्चा करूंगा, ठीक है जी। बाबू आप क्या करोगे, स्टेबल को यहाँ तक तो पूरा करोगे, उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में ना डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले मैं बहुत सारी बातें समझाऊंगा, फिर मैं विद बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखवा दूंगा, ठीक है जी। आखिरी में आपको नोट करना पड़ेगा 2-4 मिनट का। समझते हैं बेटा। तो इंडिया में ना आज की तारीख में सिर्फ एक ही डायरेक्ट टैक्स एग्जिस्ट करता है, जिसको बोलते हैं इनकम टैक्स। और बाबू इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी भी 2-3 एग्जिस्ट करते हैं, पर बेटा लार्जली इसमें जीएसटी ही आता है। कस्टम आज भी खत्म नहीं हुआ, तो कस्टम ड्यूटी है, ठीक है जी। ऐसे ही बेटा मैं बता देता हूँ, सेंट्रल एक्साइज पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई, आज भी शराब पर, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी भी लगती है। शायद आपने 11th में पढ़ा हो, मुझे नहीं पता किससे पढ़ा है, जिन्होंने मुझसे पढ़ा उनको शायद याद होगा। जीएसटी में बेटा 17 टैक्सेस सब्सिड्यूम हो गए थे, याद है आपको बात? मैंने अकाउंट्स में बोली हुई ये बात, बिजनेस में भी बोली हुई है। जब जीएसटी आया था तो 17 टैक्सेस को खत्म करके आया था, पर कस्टम आज भी खत्म नहीं हुआ। चलो खैर, मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बात बता दी कि यहाँ एक इनकम टैक्स है और यहाँ पर बेटा जीएसटी है, याद रखने वाली बात, ठीक है बाबू। अब मुद्दा ये होता है डायरेक्ट टैक्सेस होते ही क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते ही क्या है? बच्चे कह रहे हैं हमें तो पता ही नहीं। लो जी बिल्कुल शुरू से बताऊंगा, जिसको नहीं पता, जो 11वीं पास नहीं हुआ बेचारा छोले दे के पास हो गया, वो भी सुन लो। बाबू डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? जिनका बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता, जिसके ऊपर लग रहे हैं उसी को पे करना है, वो बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता। यानी कि बेटा अगर मैं बोलूँ लिवाइड एंड पेड बाय द सेम पर्सन, तो बेटा बिल्कुल ओके बात होगी। डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? विच आर लिवाइड एंड पेड बाय द सेम पर्सन। लिवाइड मतलब जिसके ऊपर लग रहे हैं, पे भी वही कर रहा है, कोई और नहीं आएगा पे करने के लिए आपके बिहाफ पर। यानी कि सिंपल सी बात, इसका बर्डन कभी भी शिफ्ट नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब क्या है? मान लो बेटा मेरी सालाना इनकम है 12 लाख रुपए, ठीक है, और सरकार 12 लाख की इनकम पे मान लो 1.5 लाख का टैक्स देती है, ठीक है। तो बाबू मैंने आप सबसे इनकम अर्न करी 12 लाख रुपए, और मैं अगर आपको कहूँ यार एक काम करो मेरे ऊपर 1.5 लाख टैक्स बैठता, वो भी तुम ही दे देना,
कैसा हो सकता है? नहीं बेटा, ये डायरेक्ट टैक्सेस हैं। इनकम टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्स, इसका बर्डन आप किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते। मेरे ऊपर लग रहा है ना, मुझे पे कर रहा है, मैं आपके ऊपर इसका बर्डन नहीं डाल सकता। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने जो 12 लाख कमाए उसी में से 1.5 लाख देता हूँ। मेरे पास जो नेट डिस्पोजेबल इनकम बचती है वो 10.5 लाख बचती है। मैं आपको नहीं कह सकता कि 12 तो तुमने दिए दिए, मेरे हिस्से का टैक्स भी तुम सरकार को जमा कराओगे 1.5 लाख का, मेरे पास तो नेट में 12 लाख आने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता इनकम टैक्स में, कि जिसके ऊपर लेवाए हो रहे हैं उसी को पे करना है, बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। एंड व्हाट अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस? बेटा इसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, लगता किसी और के ऊपर है, पे हमेशा कोई और करता है। अच्छा जी, सच में ऐसा होता है? बिल्कुल ऐसा होता है, दो मैं समझाता हूँ। बाबू, आज आप एक पिज़्ज़ा खाने गए डोमिनोज में, ठीक है ना, मुझे पता नहीं घूम फिर के पिज़्ज़ा के एग्जाम्पल ही क्यों ध्यान आते हैं, ठीक है, क्या करें भाई, मजबूरी है थोड़ी सी, ठीक है ना, कमजोरी है भैया पिज़्ज़ा हमारी। बाबू आज आप पिज़्ज़ा खाने डोमिनोज गए, ठीक है जी, आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, कुछ भी समझ लो, फार्म फ्रेश, ठीक है, उसका सेल प्राइस है 500 रुपये, ठीक है। बाबू आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, उन्होंने लिखा सेल प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा 500 प्लस GST एट द रेट 5%, 25, 525 रुपये का बिल आपके हाथ में थमा दिया। सर टैक्स तो किसके ऊपर लग रहा था? GST लग तो बेटा डोमिनोज के ऊपर आता, स्टोर के ऊपर लग रहा था टैक्स। पे किससे कराया उसने? पे आपसे कराया उसने, आपसे पूरे 525 लिए, अपने गले में डाल लिए फिलहाल के लिए, लेकिन एक्चुअल बात यह उसके गले में सिर्फ 500 जाएंगे, 25 रुपये वो सरकार को जमा करा देगा। टैक्स किसके ऊपर लग रहा था? डोमिनोज के ऊपर लग रहा था। लेवाए ऑन वन, पेड बाय अनदर। लेवाए डोमिनोज पे हो रहा है, पे आपसे करा रहे हैं, इसी को तो इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जो लगता किसी और के ऊपर है, पे कोई और करता है, यानी कि इसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। कभी आपने सोचा, आप एक रिटेलर की दुकान पे जाते हो, ब्रेड खरीदते हो, आपने ब्रेड उठाई, लिखा हुआ है MRP 55 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। MRP 55 रुपये, इसमें सारे टैक्सेस हैं, सारे टैक्सेस में मेनली तो GST है। आपने 55 रुपये दिए, घर आ गए। सर समझदार को इशारा काफी, लग तो उस दुकानदार के ऊपर रहा था टैक्स, लिया तो उसने आपसे है, टैक्स आपने ही तो दिया, GST, और किसने दिया? लिवाई ऑन वन, पेड बाय अनदर। लग किसी और के ऊपर रहा है, पे कोई और कर रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? कभी मूवी की टिकट देखी है? आज उठाकर देख लेना ढंग से। आप एक मूवी देख कर आए हो बेटा, कुछ भी समझ लो, मेरे को नहीं पता क्या कौन सी मूवी देख कर आए हो, अगर बाबू आपने उसके लिए कुछ भी अमाउंट पे किया है, कुछ भी, ठीक है ना, तो आप देख लेना उसमें जो टैक्सेस हैं GST के शामिल, वो भी आप नहीं दे रखे हैं। किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खा के देख लेना, तरीके के जो बिल ऑफर करे आपको, देख लेना नीचे GST आप नहीं दिया होगा अपनी जेब से। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? तो वो GST कौन सा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं बेटा? जिसका बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, लेवाए किसी और पे होते हैं, पे कोई और करता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आई पहली बात? पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस समझ में आया। दूसरा बेसिस, बाबू डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि इनकम टैक्स, पता है किसके ऊपर है? एंटिटीज के ऊपर। एंटिटीज मतलब, बाबू डायरेक्ट टैक्सेस लेवाए होते हैं इंडिविजुअल्स पर, पार्टनरशिप फर्म्स पर, कंपनीज पर, कॉर्पोरेट्स पर, ये एंटिटी के ऊपर लगते हैं। जबकि बेटा अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करूं, बाबू दीज आर लेवाइड ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज। इनडायरेक्ट टैक्सेस किसी एंटिटी के ऊपर नहीं लगते, ये गुड्स और सर्विस के ऊपर लगते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? दो बेसिस ऑफ डिफरेंस समझ में आए? क्या लिखोगे मीनिंग में? डायरेक्ट टैक्सेस क्या है? डायरेक्ट टैक्सेस आर levied and paid by the same person, that is burden of tax can't be shifted on to others. Sir, what about indirect taxes? Indirect taxes are levied on one, paid by another. That simply means its burden can be shifted on to others. समझ में आ रही बात? दूसरा बेसिस ऑफ डिफरेंस, बाबू किसके ऊपर लेवाइड ऑन, बेसिस ऑफ डिफरेंस लिखूंगा मैं लेवाइड ऑन,
Direct taxes are levied on the entities like individuals, companies, corporates, partnership firm. But indirect taxes are levied on the goods or services. ठीक है। तीसरी बात, नेचर। बाबू डायरेक्ट टैक्सेस को ना इंडिया में लोग बोलते हैं प्रोग्रेसिव इन नेचर, और इनडायरेक्ट टैक्सेस को पता है क्या हम बोलते हैं? प्रोपोर्शनल इन नेचर। डायरेक्ट टैक्सेस को क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव इन नेचर। व्हाई इट इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव? मैं बताता हूँ बाबू। इंडिया में ना टैक्स का स्लैब कुछ ऐसा है, वैसे थोड़ा बहुत चेंज हो चुका है, ठीक है जी अभी, लेकिन पुराने टैक्स स्लैब्स के हिसाब से ही बात कर रहा हूँ मैं आपसे। बाबू अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है, कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 से 5 लाख है तो 5% टैक्स देना है। 5 से 10 लाख है तो 20% टैक्स देना है। 10 लाख से ज़्यादा है तो 30% टैक्स देना है। मैं कहता हूँ एक आदमी की इनकम ना 6 लाख रुपए, टैक्स निकालता है, कितना देगा? शुरू के 2.5 लाख पे कुछ नहीं देगा, अगले 2.5 लाख पे 5% देगा 12,500, और 1 लाख पे देगा 20%, 20,000। 20,000 यहाँ दिए, 12,500 यहाँ दिए, टैक्स कितना दिया? 32,500। एक इंसान की इनकम 8 लाख है, कितना टैक्स देगा? शुरू के 2.5 पे कुछ नहीं, अगले 2.5 पे 5%, मतलब 12,500। 3 लाख पे 20%, 60,000। 60,000 और 12,500, 72,500। ठीक है। एक आदमी की इनकम 11 लाख रुपए, शुरू के 2.5 पे कुछ नहीं, अगले 2.5 पे 12,500, 5 लाख पे 20% यानी कि 1 लाख, और 1 लाख पे 30% यानी कि 30,000। 30,000, 1 लाख, 12,500, 1,42,500। ठीक है सर। डायरेक्ट टैक्सेस को ना इसलिए प्रोग्रेसिव बोला गया क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते चले जाओगे, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी, टैक्सेस बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो टैक्स है ना, ये ना अमीर और गरीब का फर्क करता है। अच्छा आप गरीब हो, आपकी इनकम कितनी है? 2.5 लाख रुपए, 20,000 रुपये महीने कमाते हो, कोई टैक्स नहीं है, लेते ही नहीं आपसे कोई टैक्स। अच्छा आपकी इनकम 5 लाख है, ठीक ठाक मीडियोकर हो, आओ जी टैक्स दो। शुरू के 2.5 पे कुछ नहीं, अगले 2.5 पे 5%, 12,500 का टैक्स तो दो सरकार को, 5 लाख कमा रहे हो, क्या हो गया? अच्छा आपकी इनकम 10 लाख रुपए है, काफी ठीक ठाक हो, टैक्स दो सरकार को। अच्छा आपकी इनकम 20 लाख रुपए है, ये तो बहुत ठीक ठाक है, इंडिया में तो 20 लाख तो बहुत बढ़िया अमाउंट है, और अच्छा खासा टैक्स दो। सर डायरेक्ट टैक्सेस को प्रोग्रेसिव क्यों बोला गया, समझ में आता है? कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। इट इज प्रोग्रेसिव इन नेचर, अमीर गरीब का अंतर करता है ये टैक्स। बट बाबू इनडायरेक्ट टैक्सेस को ना हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल इन नेचर। प्रोपोर्शनल इन नेचर क्यों? क्योंकि बेटा ये अमीर और गरीब का अंतर ही नहीं करता, कभी भी नहीं करता। आप अमीर हो, आपने अमूल बटर खरीदा, उसमें 5% GST जुड़ा हुआ है। आप गरीब हो, आपने अमूल बटर खरीदा, उसमें भी 5% GST जुड़ा हुआ है। ये टैक्स अमीर और गरीब का अंतर ही नहीं करता, क्योंकि ये गुड्स और सर्विस पे लगता है, किसी एंटिटी पे तो लगता ही नहीं। समझ में आ रही है बात? आप गरीब हो, आपने एक अमूल बटर खरीदा, तब भी टैक्स दिया होगा। आप अमीर हो, आपने 10 अमूल बटर खरीदे, आपने 10 के हिसाब से टैक्स दिया होगा। कोई अमीर और गरीबी का तो कोई अंतर नहीं है इनडायरेक्ट टैक्सेस में। क्लियर है बेटा बात? समझ में आती है? मैंने 4 बेसिस पे डिफरेंस बोला, इधर देखना। सबसे पहले मैंने मीनिंग की बात करी, फिर मैंने बात करी लेवाइड ऑन, ये एंटिटीज पे लगता है, गुड्स और सर्विस। फिर मैंने बात करी नेचर की, ये प्रोग्रेसिव, ये प्रोपोर्शनल। चौथा है एग्जाम्पल, सबसे पहले मैंने ये बोल दिया था, इनकम टैक्स, GST और कस्टम। ठीक है जी, इतना याद कर लेंगे, इतना तो हो ही जाएगा यार, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। आओ बाबू हम ये लिखना शुरू करेंगे और उसके बाद बैच को वाइंड अप कर देंगे। आप मेरे साथ साथ लिख भी लोगे, पहले फटाफट से टेबल पूरी कर दो, स्पीड बढ़ाकर। यहाँ तक आपने लिख लिया, ये टेबल यहाँ तक बना दो।
वो अभी एग्जाम्पल में इनकम टैक्स लिख के रहने दो, मैं 3 टैक्स के नाम और ऐड करूंगा इसमें, ठीक है जी। इतनी जगह छोड़ देना कि मैं एग्जाम्पल में 3 वर्ड और ऐड कर सकूं, ठीक है। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड, शुक्र है भाई, ठीक है। बाबू इसमें भी मैं 2-3 नाम ऐड करूंगा, जगह छोड़ देना। रखते आज के लिए इतना ही है पहले बच्चों, तो